नमस्ते विद्यार्थियों। चलिए आज हम आप लोगों को अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रथम पाठ जनसंचार माध्यम और लेखन के बारे में बताते हैं। जनसंचार माध्यम और लेखन पत्रकारिता जगत के रीढ़ की हड्डी है। कहते हैं कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। प्रभाष जोशी एक वरिष्ठ पत्रकार जिनके कथन से यह पाठ की शुरुआत होती है। बच्चों जानिए जनसंचार जो है किसके लिए है? जनता के लिए है। और यह भी आप हमेशा जानिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जनसंचार होता है, मीडिया होता है, पत्रकारिता जगत होता है। संविधान में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस पाठ में जनसंचार की जो माध्यम है, जिसके माध्यम से हम जनता तक सरकार की बातों को पहुंचाते हैं, शासन की बातों को पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग जनसंचार कहते हैं। देखिए यह पाठ बहुत ही सरल है, सुगम है और आसान शब्दों का संयोजन है। इसलिए इस पाठ को एक बार आप आराम से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको हर शब्द का अर्थ अपने आप ज्ञात होता जाएगा और लगेगा कि आसपास के सारे शब्द जो हैं इस पाठ में समाहित हैं। बच्चों जनसंचार की परिभाषा और महत्व, यह जनसंचार क्या है, जब अच्छी तरह से इसे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी संचार में जब जनसंचार पर भी बात करेंगे, संचार क्या है, जनता तक कैसे हम अपनी बातें पहुंचाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर कि संचार परिभाषा और महत्व इसका कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर बताया गया है, बिल्कुल साधारण शब्दों में। आप इसे जरूर एक बार रीडिंग कीजिए। इस पाठ को आप जितनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे आपको इसमें का सारे प्रश्न अपने आप समझ में आते जाएंगे। लगेगा कि हम बड़ी ही सरलता के साथ, सहजता के साथ इसे स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यानी किसी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना संचार का काम है। यह लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है। आजकल तो श्रवण शक्ति के माध्यम से सूचना हम बड़ी जल्दी पहुंचा देते हैं। दृश्य और श्रव्य माध्यम जो है वह बहुत ही जल्दी से सूचनाओं का आदान प्रदान कर देता है। बच्चों पूरे पाठ को तो आप जरूर एक बार पढ़िए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का जो मुख्य बिंदु है उस पर डिस्कस करता हूँ और पाठ को आप जरूर आप एक बार पढ़ लीजिए। संचार के जो तत्व हैं, स्रोत है, एनकोडिंग है, संदेश है, माध्यम है, प्राप्तकर्ता है, फीडबैक है और शोर है। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। संचार के जो प्रकार है, सांकेतिक संचार है, मौखिक एवं अमौखिक संचार है, अंतःवैयक्तिक संचार है, अंतर्वैयक्तिक संचार है, समूह संचार है। इसके बाद इसके कार्य में भी सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तैयार करना, निगरानी करना। विचार विमर्श का मंच भी है हमारा जनसंचार। विचार विमर्श करके हम लोग बड़े ही अच्छे नतीजे पर पहुंचते हैं। इसके अलावा बच्चों जनसंचार का जो कार्य है, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, विचार विमर्श करना, इसके माध्यम से हम जनता जनार्दन को शासन के द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं कि यह कितना सार्थक होगा। अब जनसंचार में का जब कार्य शुरू होता है तो इसमें जो भूमिकाएं होती है
वह समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका अधिक होती है, रेडियो की भूमिका अधिक है, टेलीविजन की भूमिका अधिक है, सिनेमा की भूमिका अधिक है, इंटरनेट की भूमिका अधिक है। यानी प्यारे बच्चों, ये जितने भी हमारे मुख्य बिंदु है इस पाठ का, इस मुख्य बिंदु को आप बड़ी सरलता से, सहजता से आप जब पढ़ेंगे इस पाठ को, तो आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आएगा। जनसंचार के जो तत्व होते हैं, स्रोत या संचारक होता है। इसके बाद एनकोडिंग, कूटीकृत होता है। जैसे कि कोई भी समाचार को जब हम लिखते हैं पहले, तो उसको कोड वर्ड में लिखते हैं, फिर उसे हम धीरे धीरे विस्तार रूप देते हैं। माध्यम भी होता है, किस माध्यम से समाचार को हम पहुंचा रहे हैं। इस माध्यम को भी अब चैनल के माध्यम से, या पत्र पत्रिका के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, और जो रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता जो होता है, वह समझने की कोशिश करता है। जब समाचार को मान लीजिए कि कोई संवाददाता या पत्रकार कहीं से कूटीकृत करके, एनकोडिंग करके यदि भेजता है, तो लिखने के लिए, छापने के लिए, बोलने के लिए, तो उसका डिकोडिंग किया जाता है। और डिकोडिंग करके अर्थ के संदेश को प्राप्त करके, अर्थ को समझ करके उसे अच्छी तरह से प्रसारित किया जाता है। इसके बाद जनता का फीडबैक लिया जाता है। देखिए बच्चों, ये कितने अच्छी तरह से यहाँ पर शोर जो होता है बच्चों, इसके बारे में जान लीजिए। शोर जो है, जनसंचार में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसी को शोर कहा जाता है। ठीक है, इन बाधाओं को न उत्पन्न करने दिया जाए। अब देखिए इन शोर के बीच में क्या क्या है। शोर के बीच में स्रोत होता है, संदेश होता है, माध्यम होता है, प्राप्तकर्ता होता है। इस सब के बीच संचार की जो प्रक्रियाएं होती है ना, ये सारी प्रक्रियाओं से निकल करके संचार मजबूत होता है। इसी तरह से संचार के बारे में इस पाठ में आप देखेंगे, एक सांकेतिक संचार, मौखिक संचार और मौखिक संचार संकेत के माध्यम से बताते हैं हम लोग, बोल करके बताते हैं, दिखा करके बताते हैं, मौखिक रूप से, अमौखिक रूप से इसे हम सामने रखते हैं। समूह संचार भी होता है, जहां पर कि सामूहिकता के साथ जब हम संचार की बातें करते हैं। इस तरह से बच्चों, आखिर में जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग में संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। इस प्रकार से जनसंचार की ये विशेषताएं यहाँ पर दी जा रही है। पाठ्यपुस्तक में बड़ी अच्छी तरह से देखिए, एक कार्य के रूप में भी सूचना कैसे दिया जाता है, अभिव्यक्त कैसे किया जाता है, नियंत्रण कैसे होता है, ये सारी बातों को बड़ी ही अच्छी तरह से यहाँ पर बताया गया है। देखिए, इसके पर एजेंडा तैयार करना, मुझे सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तैयार करना, निगरानी करना, विचार विमर्श का मंच भी होता है। इसलिए इन माध्यमों को अच्छी तरह से हम लोग देखते हैं। बच्चों देखिए, ये चैप्टर लंबा है, इस पर हम जितना भी चर्चा करेंगे वह कम ही होगा। इसलिए सबसे पहले तो आप इसको एक बार पढ़िए। पढ़ लेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको इस पर MCQ का क्वेश्चन तैयार करके आपके सामने रखूँगा। इसको सबसे पहले आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप कमेंट दीजिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि आप लोगों के लिए MCQ जो पूछे जाएंगे बोर्ड की परीक्षा में, 11वीं में, 12वीं में, तो किस तरह की होगी, इस पर भी हम डिस्कशन आपके साथ अगली वीडियो में करेंगे। क्योंकि देखिए, आपको पढ़ना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब तक हम पाठ्य पुस्तक को अपने अनुसार नहीं एक बार पढ़ लेते हैं, तब तक हम उसे अच्छी तरह से हम नहीं समझ पाएंगे। हम लंबा सा वीडियो बना दूं, लेक्चर दे दूं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप खुद से जब पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। आप बहुत अच्छी तरह से इसको अपने ही क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी अभिव्यक्ति को सहारा देना है, और सहारा दे करके पूरी तरह से इसे समझ करके क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
आप इस पाठ को एक बार रीडिंग कीजिए। रीडिंग करके आप अच्छी तरह से आप